तो शुरू करते हैं। 16 मई 2008 नोएडा के सेक्टर 25 में मौजूद जलवायु विहार का फ्लैट L32। इस फ्लैट के अंदर 4 लोग रहते थे। 13 साल की एक मासूम लड़की आरुषि और उसके डॉक्टर मॉम डैड राजेश और नुपुर तलवार। इन 3 के अलावा चौथा शख्स था 45 साल का नेपाली नौकर हेमराज बंजारे, जो फरार था, वो भी 13 साल की बच्ची का खोखरी से गला रेतने के बाद। A young teenager found dead in a bed with head and stab injuries right next to the room where her parents were sleeping. केस बहुत ही सिंपल था। घर के अंदर एक मर्डर, शराब के बोतल पर खून का निशान और नौकर फरार। पर आज लगभग 2 दशक बाद भी ये केस अनसॉल्व्ड है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस की लापरवाही की वजह से। इस मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल स्टेज में ही पुलिस कुछ ऐसी गलतियां करती है कि बाद में सीबीआई की 2 टीम भी पता नहीं लगा पाई हु रियली किल्ड आरुषि तलवार। हेलो, मैं हूं पंचम प्रकाश। शुरू करते हैं कहानी आज की। क्या आरुषि का गुनाह इतना बड़ा था? One of the most contentious murder trials of our time. हेमराज का या तलवार का, दोनों का एक दोस्त। I really don't know why the CBI should behave like this. But Who killed Arushi Talwar? It's like assassinating a character sitting in. आरुषि तलवार मर्डर केस में पुलिस की गलतियों को समझने के लिए हमें वारदात से 24 घंटे पहले तक चलना होगा। 15 मई 2008 सुबह का वक्त था और हर दिन की तरह घर में एक नॉर्मल सी हलचल मची थी। 13 साल की आरुषि तलवार अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। वहीं दूसरे कमरे में उसके माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार भी अपने काम पर निकलने की जल्दी में थे। राजेश और नुपुर दोनों ही पेशे से डेंटिस्ट थे। सेक्टर 27 में उनका अपना एक काफ़ी अच्छा डेंटल क्लिनिक चलता था। इसके अलावा राजेश नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में डेंटल डिपार्टमेंट के हेड भी थे। दोनों का रूटीन इतना ज़्यादा बिजी रहता था कि उन्हें अपनी ही बेटी, इकलौती बेटी आरुषि के साथ वक्त बिताने का मौका सिर्फ और सिर्फ अक्सर रात में ही मिल पाता था। इधर 24 मई को आरुषि का 14वां जन्मदिन भी आने वाला था और 16 मई से उसके स्कूल की गर्मी की छुट्टी भी शुरू होने वाली थी। इसलिए पेरेंट्स ने 16 मई को ही आरुषि के दोस्तों के साथ एक शानदार पार्टी का प्लान बनाया हुआ था। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, घर में एक और शख्स रहता था, नेपाली नौकर हेमराज, जो हमेशा की तरह सबके लिए नाश्ता लगाता है। नाश्ता करने के बाद आरुषि अपने स्कूल और राजेश नुपुर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। 15 मई की वो शाम बाकी दिनों जैसी ही थी। नुपुर शाम 7:30 बजे और राजेश रात को 9:30 बजे घर लौटते हैं। तब तक हेमराज खाना तैयार कर चुका था। खाना खाने के बाद राजेश अपनी बेटी को उसके बर्थडे से पहले ही एक बड़ा सरप्राइज देना चाहते थे। उन्होंने आरुषि के लिए उसका फेवरेट सोनी का एक डिजिटल कैमरा खरीदा था। आरुषि ये गिफ्ट देखकर खुशी से झूम उठती है। वो उसी वक्त नए कैमरे से अपने मम्मी पापा के साथ कुछ फोटोज भी क्लिक करती है। इसके बाद राजेश और नुपुर सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे वो पूरा फ्लैट नींद की आगोश में समा जाता है। इस केस में कहीं भी आगे बढ़ने से पहले इस फ्लैट के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। फ्लैट में एंट्री करने के लिए कुल 3 दरवाजे पार करने पड़ते थे। सबसे पहले लोहे का एक ग्रिल गेट, उसके बाद जाली वाला दरवाजा और आखिर में लकड़ी का एक मेन डोर। जिस सर्वेंट क्वार्टर में हेमराज रहता था उसमें भी 2 दरवाजे थे। आसान शब्दों में कहूं तो हेमराज के कमरे से होकर सीधे घर के अंदर या बाहर आया जाया जा सकता था। इधर आधी रात का वक्त हो चुका था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि L32 फ्लैट की 4 दीवारी के पीछे उस रात एक ऐसी खौफनाक वारदात होने वाली थी जो कुछ ही घंटों बाद पूरे देश की रूह कपा देने वाली थी। एक ऐसा केस जो आने वाले कई सालों तक इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट रूम्स और मीडिया के बीच उलझकर एक कभी ना सुलझने वाला रहस्य बन जाएगा। अगले दिन 16 मई की सुबह करीब 6 बजे घर की मेट भारती हमेशा की तरह फ्लैट के आउटर गेट पर पहुंचती है। आम दिनों में वो सिर्फ एक बार बेल बजाती है और हेमराज आकर दरवाजा खोल देता था, लेकिन आज हेमराज नहीं आया। जब भारती 3 बार बेल बजाती है तब जाकर नुपुर तलवार बाहर आती है। वो खुद हैरानी से कहती है कि घर का बीच वाला दरवाजा बाहर से लॉक है।
ये हेमराज कहां चला गया पता नहीं। नुपुर तुरंत हेमराज के मोबाइल पर कॉल लगाती है, लेकिन फोन उठते ही अचानक से कट जाता है। वो भारती को नीचे भेजकर बालकनी से डुप्लीकेट चाबी नीचे फेंक देती है ताकि वो बाहर से ताला खोलकर घर के अंदर आ सके, क्योंकि भारती को दूसरे जगह भी काम पर जाना था। इस बीच राजेश तलवार भी सोकर उठ चुके थे। अचानक उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखी स्कॉच विस्की की एक बोतल पर पड़ती है। उस पर खून के निशान लगे हुए थे। एक अनजान सा खौफ उनके दिमाग में दौड़ जाता है। राजेश बिना एक पल गवाए सीधे आरुषि के कमरे की तरफ भागते हैं। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जो उनके डर को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि आरुषि सोने वक्त हमेशा अपना दरवाजा अंदर से लॉक रखती थी। वो हड़बड़ाहट में कमरे के अंदर घुसते हैं और सामने का नजारा देखते ही राजेश के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल जाती है, क्योंकि बेड पर आरुषि का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। किसी बहुत ही धारदार हथियार से उसका गला रेता गया था। अपनी इकलौती बच्ची को इस हालत में देखकर राजेश जोर जोर से रोने लगते हैं। पति के रोने की आवाज सुनकर नुपुर भी दौड़कर वहां आगे आती है और वो भी अपनी बेटी की लाश देखकर सुध बुध खो बैठती है। तभी भारती डुप्लीकेट की लेकर वापस फ्लैट के एंट्रेंस पे पहुंचती है, लेकिन यहां एक बहुत ही अजीब बात होती है, ध्यान रखिएगा। इस बार जाली वाला दरवाजा धक्का देते ही खुल जाता है, जो पहले बाहर से लॉक था। भारती जैसे ही घर के अंदर कदम रखती है, उसे आरुषि के कमरे से रोने की भयानक आवाजें आती है। वो घबराकर कमरे की तरफ भागती है। आरुषि का वो हाल देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। तभी नुपुर रोते हुए भारती से लिपट जाती है और कहती है, देखो हेमराज मेरी बेटी को मारकर घर से भाग गया है। ये सब देखकर भारती इतनी बुरी तरह डर जाती है कि वो उल्टे पांव बाहर भागती है और आस पड़ोस के लोगों को जाकर सब बता देती है। कुछ ही मिनटों के अंदर राजेश तलवार के फ्लैट में लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस की टीम वहां पहुंच जाती है, लेकिन तब तक एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। घर के अंदर 20-21 लोग घुस चुके थे, जिसकी वजह से वो पूरा क्राइम सीन तहस नहस हो चुका था और कई अहम एविडेंस भी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो चुके थे। पर यहाँ एक बात ना गौर करने वाली है। माना कि राजेश और नुपुर जो है वो गहरे सदमे में थे और उन्होंने खुद पुलिस को यही बताया कि उनका नौकर हेमराज उनकी बेटी का खून करके फरार हो गया है, भाग गया है। ऐसे में उन्हें क्राइम सीन को इंटैक्ट रखना चाहिए था। मतलब वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स थे यार, उन्हें अच्छे से मालूम था कि अगर क्राइम सीन पर लोगों की भीड़ भाड़ लगी तो इससे एविडेंस डैमेज हो सकता है, और वही हो रहा था। पर इसके आगे जो हुआ वो इससे भी बहुत बुरा है। इतना कुछ होने के बाद ना पुलिस तुरंत तलाशी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर देती है। आरुषि के कमरे में खून से सनी बेडशीट, पिलो, कपड़े, आरुषि के मैट्रेस का हिस्सा और घर से कुछ फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं वो कलेक्ट करके उन्हें फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है। सुबह करीब 8:30 बजे आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया जाता है, लेकिन पुलिस से यहाँ एक ऐसी लापरवाही होती है जिसका खामियाजा पूरे केस को भुगतना पड़ता है। पुलिस को सबसे पहले उस कमरे को सील करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ देर बाद राजेश के गिलनी का एक स्टाफ मेंबर उस कमरे की पूरी सफाई कर देता है, जिससे बचे कुचे एविडेंस भी साफ हो जाते हैं। मतलब ये कोई मजाक चल रहा था क्या? क्राइम सीन को सेम डे कोई कैसे हाथ लगा सकता है? पुलिस क्या कर रही थी? ये सीधे सीधे पुलिस की नेग्लिजेंस का नतीजा था। और सबसे जरूरी चीज, इसी दौरान वहां खड़े कुछ पड़ोसी पुलिस को बताते हैं कि छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। पुलिस जब राजेश से छत की चाबी मांगते हैं तो राजेश भड़क जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि आप मेरी बेटी के कातिल हेमराज को पकड़ने के बजाय अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वो अब तक नेपाल भाग गया होगा। राजेश पुलिस से ये तक कह देते हैं कि अगर वो हेमराज को ढूंढ लाएंगे तो वो पुलिस को 25,000 रुपए का इनाम देंगे। क्योंकि हेमराज क्राइम सीन से गायब था, इसलिए पुलिस भी बिना ज्यादा सोचे उसे ही अपना प्राइम सस्पेक्ट मान लेती है। पुलिस अपनी एक थ्योरी बनाती है कि हेमराज ने रात को शराब पी और वो आरुषि के कमरे में घुसा, फिजिकली उसे फोर्स करने की कोशिश की, और जब आरुषि ने मना किया तो उसने खुखरी से उसका गला काट दिया और वहां से भाग गया। टोटली बुलशिट थ्योरी।
क्राइम की नोवेल पढ़ने वाला कोई नॉर्मल इंसान भी बता सकता है कि सबसे जरूरी यहाँ क्या है, हेमराज के पीछे नेपाल भागना या फिर बिना इमोशनल हुए उस क्लू की तरफ जाना जो छत की ओर जा रहा था। पर पुलिस क्या करती है? पुलिस हेमराज पर 20,000 रुपए का इनाम डिक्लेयर कर देती है और एक टीम को तुरंत नेपाल रवाना कर दिया जाता है। लेकिन 10 कदम दूर छत पर नहीं जा पाते हैं वो, और ये पुलिस की दूसरी सबसे बड़ी गलती थी जिसने उनके वर्क पावर और टाइम दोनों को ही बर्बाद किया और पूरा का पूरा केस गलत डायरेक्शन में चला गया। कैसे? अभी आपको कुछ मिनटों में पता चल जाएगा। तो पुलिस नेपाल भ्रमण पर थी और इधर मीडिया में ये केस आग की तरह फैलने लगा। भारी दबाव के बीच सिटी एसपी ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि 24 घंटे में इस केस को वो सॉल्व कर लेंगे। हो भी जाता ये केस सॉल्व अगर पुलिस ने सही से इन्वेस्टिगेशन किया होता बिना किसी लापरवाही के। उधर डॉक्टर सुनील दोहरे आरुषि का पोस्टमार्टम करते हैं और दोपहर 1 बजे के करीब उसकी बॉडी परिवार को सौंप दी जाती है। शाम 4 बजे भारी आंसुओं के बीच आरुषि का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अगले दिन 17 मई 2008 की सुबह राजेश और नुपुर अपनी बेटी की अस्थियां लेकर गंगा में विसर्जित करने हरिद्वार निकल जाते हैं। घर पर राजेश के भाई दिनेश तलवार और कुछ स्टाफ रह जाते हैं, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी रुकी नहीं थी। पुलिस की रिक्वेस्ट पर इस केस में एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम को जोड़ा जाता है। 17 मई की सुबह जब के गौतम L32 फ्लैट पर पहुंचते हैं तो उनकी नज़र भी सीढ़ियों पर गिरे खून के धब्बों पर जाती है, जिसे पहले दिन पुलिस ने इग्नोर कर दिया था। वो दिनेश तलवार से छत के दरवाजे की चाबी मांगते हैं, लेकिन दिनेश को चाबी नहीं मिलती। आखिरकार के गौतम उस ताले को तोड़ देते हैं और पुलिसकर्मियों के साथ छत पर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन वहां कदम रखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। छत पर एक और डेड बॉडी पड़ी थी। उसका गला भी ठीक उसी तरह से कटा हुआ था जैसे आरुषि का कटा था। वो लाश खून से लथपथ थी और गर्मी की वजह से थोड़ी डिकम्पोज भी होनी शुरू हो गई थी। जब राजेश लौटकर आते हैं और पुलिस उनसे उस लाश की पहचान करने के लिए कहते हैं तो राजेश उसे डिकम्पोज बताकर पहचानने से इनकार ही कर देते हैं। लेकिन जब आस पड़ोस के लोगों को बुलाया जाता है तो वो उस चेहरे को पहचान लेते हैं। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी नौकर हेमराज की थी जिसे अब तक कातिल समझा जा रहा था। बस यहीं से पूरा मामला 180 डिग्री घूम जाता है। पुलिस जिस कातिल को नेपाल में ढूंढ रही थी वो पिछले 2 दिन से उसी छत पर मरा हुआ पड़ा था। अब इन्वेस्टिगेशन के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि अगर हेमराज कातिल नहीं था तो फिर आरुषि और हेमराज दोनों का खून किसने किया? या तुम्हारे दिमाग में भी कुछ आ रहा होगा कि छत की चाबी क्यों नहीं दी जा रही थी? हेमराज को पड़ोसी पहचान गए, लेकिन उसके ही मालिक क्यों नहीं पहचान पा रहे थे? ये सब कुछ बहुत डाइसी लग रहा है ना। आगे ये केस यहीं झूलने वाला है। तो छत की बारीकी से जांच करने के बाद के गौतम को कुछ और हैरान करने वाले एविडेंस मिलते हैं। छत की एक दीवार पर खून के धब्बों वाली हाथ के निशान थे। हेमराज की लाश तक आने वाले रास्ते में खून के छींटे थे और फर्श पर किसी भारी चीज को घसीटने का निशान था। साफ लग रहा था कि हेमराज को कहीं और से मारकर उसकी लाश को घसीटकर छत तक लाया गया था। इसके अलावा पुलिस को छत पर से खून से सने जूते के निशान भी मिलते हैं, जिसका साइज 8 या 9 नंबर था। 17 मई की रात को ही डॉक्टर नरेश राज की टीम हेमराज का भी पोस्टमार्टम करती है। रिपोर्ट में सामने आया कि दोनों का मर्डर जो है ना, दोनों का ही 15 मई की रात 12 से 1 बजे के बीच में हुआ था। कातिल का पैटर्न बिल्कुल सेम था। पहले किसी भारी हथियार से वार करके बेहोश किया गया और फिर धारदार हथियार से गला रेता गया। वहीं आरुषि के साथ फिजिकली असॉल्ट का कोई सबूत नहीं मिला, जिससे पुलिस की थ्योरी तो झूठी निकली यहीं पर। प्रेशर इतना बढ़ा कि 19 मई को पुरानी टीम को हटा दिया गया और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंस्पेक्टर दत्ताराम और एसपी महेश मिश्रा का ट्रांसफर कर दिया गया। नई टीम ने जांच शुरू की और उनका पहला शक गया विष्णु शर्मा पर। विष्णु पहले राजेश तलवार के घर पर काम करता था, लेकिन नेपाल जाने की वजह से उसने अपनी जगह अपने दोस्त हेमराज को रखवा दिया था। पुलिस को लगा कि विष्णु ने जलन में हेमराज को मारा होगा और आरुषि ने उसे देख लिया होगा, इसलिए आरुषि को भी मार दिया। लेकिन आगे के जांच में पता चला कि विष्णु शर्मा 15 मई की रात नेपाल में ही था।
तो पुलिस के हाथ एक बार फिर से खाली थे। इस केस में पुलिस ने इतने बेसलेस थ्योरी बनाए जो उनके निकम्मेपन का सबूत था, और वो न सिर्फ थ्योरी बनाते थे बल्कि मीडिया के सामने परोस भी देते थे। स्पेकुलेशन पे केस सॉल्व होता है, लेकिन जरूरी होता है उसके लिए आपके पास वैलिड फैक्ट हो जिसके बेसिस पर आप थ्योरी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पुलिस किसी नौसिखिए राइटर की तरह अलग अलग प्लॉट लिखे जा रहे थे और मीडिया को बिलीव दिला रहे थे कि केस तो सॉल्व हो गया। आगे 21 मई को SHO अनिल सामनिया को नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है और दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम भी मदद के लिए नोएडा आती है। 22 मई को पुलिस आरुषि के एक अच्छे दोस्त अनमोल को पूछताछ के लिए बुलाती है। आरुषि के मर्डर के कुछ घंटे पहले अनमोल का उसे मैसेज आया था और पिछले 45 दिनों में उसने आरुषि को 688 बार कॉल किए थे। अनमोल पुलिस को एक ऐसा सच बताता है जो केस की दिशा ही बदल देता है। उसने बताया कि राजेश तलवार का अनीता दुर्रानी नाम की एक औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और ये बात खुद आरुषि ने उसे बताई थी। पहले दिन से ही पुलिस को राजेश का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। छत पर जाने से रोकने और हेमराज की बॉडी को न पहचानने को लेकर पुलिस को उन पर शक तो था ही, लेकिन इस नए एंगल ने उनके शक को यकीन में बदल दिया। 23 मई को पुलिस राजेश और नुपुर को पुलिस लाइन बुलाती है और दोनों से अलग अलग कमरों में लंबी पूछताछ करती है और उन दोनों के स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क था। उसी दिन पुलिस राजेश तलवार को अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि फाइनली पुलिस सही डायरेक्शन में जा रही है, पर असल में किसी को भी केस सॉल्व करना ही नहीं था, उन्हें तो केस बंद करना था। तो इसके बाद हुआ ये कि यूपी पुलिस के IG गुरदर्शन सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक ऐसी थ्योरी दुनिया के सामने रखते हैं जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में ही थे, लेकिन उन्होंने ऐसी हालत में देखा उनको जिसमें उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दावा किया कि राजेश का अफेयर चल रहा था जिसका आरुषि विरोध कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि आरुषि और हेमराज के बीच गलत संबंध थे और 15 मई की रात राजेश ने दोनों को आरुषि के कमरे में कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में देख लिया था। फिर गुस्से में राजेश ने पहले हेमराज को मारा, उसे छत पर ले जाकर उसका गला काट दिया और फिर नीचे आकर अपनी बेटी को भी उसी तरह मार डाला। अब यह थ्योरी क्राइम सीन से मैच तो करती थी, लेकिन फिर से इसका कोई ठोस सबूत था ही नहीं, बेसलेस थ्योरी। तो इस बार पुलिस की इस थ्योरी पर जनता और मीडिया बुरी तरह भड़क गए। एक 13 साल की मासूम बच्ची और 45 साल के नौकर के बीच में संबंध होने की बात बिना किसी ठोस सबूत के पब्लिकली बोलने पर पुलिस पर आरुषि के कैरेक्टर असैसिनेशन का आरोप लगने लगा। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने अपनी थ्योरी में बदलाव कर दिया। अब उन्होंने कहा कि आरुषि अपने पिता के अफेयर को लेकर बहस कर रही थी, जिससे गुस्से में आकर राजेश ने उसे मार दिया और क्योंकि हेमराज ने ये सब कुछ देख लिया इसलिए विटनेस मिटाने के लिए उसे भी मार डाला। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस दुनिया को खुश करने के लिए कोई कहानी लिख रही हो। केस बंद करना है तो कोई कहानी बना दो, किसी को कुछ बुरा लगा तो वो वाला पॉइंट वहां से हटा दो। लेकिन पुलिस के पास राजेश को कोर्ट में कातिल साबित करने के लिए फिर से कोई एविडेंस नहीं था। राजेश और नुपुर लगातार कह रहे थे कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन्हें फंसा रही है। आखिरकार 31 मई को यह हाई प्रोफाइल केस CBI को सौंप दिया जाता है। ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार को नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है। CBI सबसे पहले पुलिस की थ्योरी को टेस्ट करती है। वो राजेश के उन कपड़ों की जांच करते हैं जो उन्होंने मर्डर वाली रात पहनी थी, लेकिन उन पर सिर्फ आरुषि का खून मिलता है, हेमराज का नहीं। विस्की की बोतल पर राजेश के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते। राजेश और नुपुर के लाई डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाए जाते हैं, जिससे वो दोनों क्लीन निकलते हैं। सबसे बड़ी बात, छत पर मिले जूतों के निशान 8 या 9 नंबर के होते हैं, जबकि राजेश का जो जूते का नंबर था वो 6 नंबर का था। CBI की जांच में पुलिस की थ्योरी पूरी तरह से फेल हो जाती है। CBI अब अपना फोकस शिफ्ट करती है और उनका शक जाता है राजेश के क्लिनिक असिस्टेंट कृष्णा ठडराई पर, क्योंकि मर्डर से 2 दिन पहले राजेश ने कृष्णा को क्लिनिक में बुरी तरह डांटा था। राजेश के ड्राइवर उमेश ने बताया कि कृष्णा ने राजेश को सबक सिखाने की धमकी दी थी। 7 जून को CBI कृष्णा को अरेस्ट कर लेती है। उसके घर से एक पिलो कवर, एक खून लगी खुखरी और एक पैंट बरामद होती है। CBI उसका पॉलीग्राफिक, साइकोलॉजिकल और नार्को टेस्ट करवाती है। नार्को टेस्ट में कृष्णा अपने एक दोस्त राजकुमार का नाम लेता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और विजय मंडल का भी नाम सामने आता है।
राजकुमार अनीता दुर्रानी के घर पर काम करता था और विजय मंडल राजेश के पड़ोसी पुनीत टंडन का नौकर था। इन तीनों नेपाली नौकरों को प्राइम सस्पेक्ट मान लिया जाता है और इनके नार्को टेस्ट करवाए जाते हैं। मैम इन दोनों में आपस में 11 जुलाई 2008 को सीबीआई के अरुण कुमार एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और नार्को टेस्ट की कहानी बताते हैं। उन्होंने कहा कि 15 मई की रात हेमराज ने कृष्णा, राजकुमार और विजय को शराब पिलाने के लिए अपने घर पे बुलाया था। वो जो उसका सर्वेंट क्वार्टर था ना, वहीं पर नशे में कृष्णा ने राजेश से बदला लेने की बात कही, जिसे आरुषि ने सुन लिया और अपने पिता को बताने की धमकी दी। इस पर कृष्णा ने खुखरी से आरुषि को मार दिया। हेमराज डर गया कि वो फंस जाएगा, तो कृष्णा और उसके दोस्त ने हेमराज को छत पर ले जाकर मार डाला। हालांकि तीनों ने अपने टेस्ट में अलग अलग कहानी सुनाई थी। इस थ्योरी के आधार पर 12 जुलाई को 50 दिन जेल में रहने के बाद राजेश तलवार को जमानत मिल जाती है। लेकिन सीबीआई का केस तब ताश के पत्तों की तरह बिखर गया जब कोर्ट ने नार्को टेस्ट को एविडेंस मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद तीनों नौकरों के मालिकों ने गवाही दी कि मर्डर वाली रात 12:30 बजे तक वो तीनों अपने अपने घरों में ही थे। अपार्टमेंट के 6 गार्ड्स ने भी बयान दिया कि उस रात बाहर से कोई अंदर नहीं गया। और तो और घर में उन तीनों के कोई फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले और कृष्णा के घर से मिली खुखरी पर इंसानी नहीं बल्कि कोई और ही खून था। मीडिया में खबरें आने लगी कि सीबीआई ने जबरदस्ती नौकरों से जुर्म कबूल करवाया और सबूत की कमी के चलते सितंबर 2008 में तीनों नौकरों को न रिहा कर दिया गया। केस फिर से जीरो पर आ गया था। करीब 1.5 साल बाद सितंबर 2009 में केस की जांच के लिए सीबीआई की एक और नई टीम बनती है। इस टीम को लीड कर रहे थे एसपी एजीएल कॉल। नई टीम ने इन्वेस्टिगेशन एकदम शुरुआत से शुरू किया। उन्होंने पोस्टमार्टम करने वाले दोनों डॉक्टर्स को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन इस बार डॉक्टर्स के बयान पिछले वाली रिपोर्ट से ना बिल्कुल अलग थे। डॉक्टर सुनील दोहरे ने बताया कि आरुषि का हाइमेन डैमेज था और मर्डर के बाद उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी बहुत सफाई से साफ किया गया था। वहीं डॉक्टर नरेश ने बताया कि हेमराज का प्राइवेट पार्ट सूजा हुआ था, जो इंडिकेट करता था कि मौत के वक्त वो या तो फिजिकली एक्टिव था या उसकी तैयारी में था। सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और दावा किया कि मर्डर के बाद उस पूरे कमरे को फिर से ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, बाकायदा फिर से अरेंज किया गया था उस कमरे को। टीम ने मर्डर वेपन पर फोकस किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर लगी चोट ट्रायंगुलर शेप की थी। सीबीआई ने डिटेक्ट किया कि ये चोट गोल्फ स्टिक से मारी गई है। राजेश तलवार गोल्फ खेलते थे। उनके सारे स्टिक लैब भेजे गए। रिपोर्ट आई कि स्टिक नंबर 5 को बहुत अच्छी तरह से साफ किया गया है। राजेश ने कहा कि उन्होंने अपनी कार से वो स्टिक हेमराज के कमरे में रखवाए थे, लेकिन जब सीबीआई ने 1 जून 2008 की पुरानी फोटो देखी तो हेमराज के कमरे में सिर्फ एक स्टिक मौजूद थी। सीबीआई ने यह भी कंक्लूड किया कि दोनों के गले किसी सर्जिकल ब्लेड से काटे गए हैं और राजेश नुपुर दोनों ही डॉक्टर थे। सीबीआई की इस नई टीम को पूरा यकीन था कि कातिल तलवार कपल ही है, लेकिन उनके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं थे, यानी कि मर्डर वेपन ही नहीं था। इसलिए 29 सितंबर 2010 को सीबीआई कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है कि केस अब बंद कर दिया जाए, यही हमारी फाइंडिंग है। लेकिन राजेश तलवार इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसमें उन्हें शक के दायरे में रखा गया था कि कातिल वो दोनों ही है और यहीं पर उनका दाव जो है उन्हीं पर भारी पड़ गया। 9 फरवरी 2011 को स्पेशल मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट में बदल दिया और केस का ट्रायल शुरू करने का आदेश दे दिया। अप्रैल 2013 में सीबीआई ने कोर्ट में अपना फाइनल सीक्वेंस ऑफ इवेंट पेश किया। सीबीआई के मुताबिक 15 मई की रात राजेश बाहर आए। रात को आधी रात में जब वो अपने कमरे से बाहर आए तो उन्हें आरुषि के कमरे से आवाज आई। उन्होंने आरुषि और हेमराज को कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में देखा। गुस्से में हेमराज के कमरे से उन्होंने गोल्फ स्टिक उठाया और हेमराज के सिर पर वार किया। दूसरा वार गलती से आरुषि को लग गया। दोनों ही बेहोश हो गए। शोर सुनकर नुपुर आ गई। दोनों हेमराज को छत पर ले गए। सर्जिकल ब्लेड से गला काटा। नीचे आकर उसी तरह आरुषि का भी गला काटा ताकि क्राइम का पैटर्न जो है वो सेम लगे। इसके बाद उन्होंने खून साफ किया, कपड़े और हथियार छिपाए। फिर इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए राजेश ने बीच वाले दरवाजे को बाहर से लैच किया और सर्वेंट रूम से अंदर आ गए। इस थ्योरी को सही मानते हुए नवंबर 2013 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नुपुर तलवार को डबल मर्डर और सबूत मिटाने का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी।
दोनों को डासना जेल भेज दिया गया। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। तलवार कपल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। 4 साल की लंबी सुनवाई के बाद 12 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई की थ्योरी को सिर्फ एजम्पशन यानी कि मान्यताओं के आधार पर मानते हुए राजेश और नुपुर को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर रिहा कर दिया। हालांकि ये कानूनी लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है। सीबीआई और हेमराज की पत्नी खूमकला बंजारे ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो अगस्त 2018 से पेंडिंग है। साल 2020 में राजेश तलवार ने एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए। आज लगभग 2 दशक बीत जाने के बाद ये सवाल जस के तस खड़ा है कि आखिर 15 मई की उस रात 2008 में उस L32 फ्लैट के दरवाजे के पीछे क्या हुआ था। आरुषि और हेमराज का असली कातिल कौन है? शायद उस रात का सन्नाटा इस राज को हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर चुका है। लेकिन ये साफ है कि अगर पुलिस ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सही से की होती तो शायद असली कातिल पकड़ा जाता। वैसे आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वेल गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। आपने मुझे क्राइम कनेक्ट पे भी देखा होगा और इस चैनल के लिए भी मैं कहानी लिखा करता था, लेकिन अब अपनी जर्नी की शुरुआत है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी मुझे भरपूर प्यार मिलेगा आप लोगों का, और जल्द से जल्द इस फैमिली को भी हम बड़ा करेंगे, जो कि हमारा अपना एक परिवार होगा, और यहाँ भी हम कहानियों के सफ़र में डूबने वाले हैं। तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ते रहिए, और कहानी का सफ़र यूं ही जारी रहेगा जैसा पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है अलग अलग चैनलों पर, लेकिन अब अपना सफ़र होगा। आज के सफर में बस इतना ही। ऐसी ही अनसुलझी और मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए अनटोल्ड पंचम के साथ। और अगर आप एक और रहस्यमयी कहानी देखना चाहते हैं तो अभी यहाँ क्लिक कीजिए।